हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सुधांशु अपने एक एक शब्दों पर जोर देते हुए बोला, क्या तुम मेरे लिए ये महसूस करती हो? नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद। सुधांशु नित्या की बात को बीच में काट कर जोर से बोला, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, दोस्ती तक सीमित रहोगे तो चलेगा, वरना वो भी खो दोगी। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें डेट करूँगा? नित्या की आंखों में नमी तैर जाती है। विप्लो नित्या को रोता हुआ देखकर सुधांशु को कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार सिद्धू। उसकी बात सुधांशु विप्लो के हाथ को झटक कर गुस्से से बोला, तुम चुप रहो, मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर सुधांशु उसे लेटर को फाड़ कर नित्या का मुंह पर फेंकते हुए बोला, जाकर किसी और पर ट्राई करो और दोबारा कभी मुझसे बात मत करना। इतना कहकर सुधांशु गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है। नित्या की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो रोते हुए क्लासरूम से बाहर चली जाती। विप्लव सारे कागज़ के टुकड़े को उठाकर अपने बैग में रख लेता है। अब वो ऐसा क्यों करता है वही जाने। सारंग इंडस्ट्रीज में मृत्युंजय और कशिश एक बार फिर मृत्युंजय के केबिन में आमने सामने थे। कशिश मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यहाँ बुलाने की वजह? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, विक्रम की शादी केरल में हो रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी फैमिली भी वहाँ चले। कशिश अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पिछले 2 हफ्तों से तुम कहाँ गायब थे? मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरे राइवल हो, पार्टनर नहीं। कशिश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा जीजा भी तो हूँ। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कहीं सुधांशु के साले ना बन जाओ। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, जुबान पे लगाम दो। मृत्युंजय कशिश की बात पर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी चचेरी बहन सुधांशु को कितना पसंद करती है? बल्कि सभी लोगों को पता है। कशिश अपने दांत पीसते हुए बोला, जरूरत से ज़्यादा बकवास मत किया करो मृत्युंजय। नित्या और सुधांशु का कोई लेना देना नहीं है। मृत्युंजय कशिश को और कुछ कहता उससे पहले ही उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है और सुधांशु गुस्से में अंदर आता है। सुधांशु को अपने ऑफिस में देखकर मृत्युंजय थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सुधांशु गुस्से से कहता है, मुझे और ये नाटक नहीं करना है। मृत्युंजय कन्फ्यूज होते हुए बोला, किस नाटक की बात कर रहे हो तुम? सुधांशु मृत्युंजय को कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगता है कि उसकी नज़र कशिश पर जाती है, इसलिए वो चुप हो जाता है। कशिश सुधांशु को चुप होता हुआ देखकर बोला, क्या हो गया? क्या मेरे यहाँ होने के कारण तुम कुछ नहीं कह रहे हो अपने जीजाजी को? सुधांशु कशिश की बात पर बोला, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपके होने और ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन जुबान बहुत लंबी फेंकते हो तुम। सुधांशु बिना किसी भाव के बोला, शख्सियत उम्र से नहीं तजुर्बे से बढ़ती और मुझे बहुत तजुर्बा है। मृत्युंजय उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या तुम दोनों अपना मुंह बंद कर सकते हो? सुधांशु एक गहरी सांस लेकर बोला, आपसे बात करने के लिए मुझे इंतजार करना होगा या इनके सामने मैं कहूँ जो मुझे कहना है? मृत्युंजय सुधांशु को बोलने का इशारा करता है तो सुधांशु कहता है, नित्या मित्तल ने मुझे आज प्रपोज किया है और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अगर वो कुछ करती है तो इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कशिश सुधांशु की बात सुन कुर्सी से खड़ा हो गुस्से से बोला, अपनी बकवास करना बंद करो। तुम जैसे एक बिना मैनर्स के लड़के को मेरी बहन प्रपोज करेगी? सुधांशु बिना किसी भाव के कशिश को देखते हुए बोला, इस मैनर्स लेस लड़के में इतनी ताकत है कि वो एक ही दिन में आपकी कंपनी के सारे शेयर्स नीचे गिरा सकता है। मृत्युंजय सुधांशु के जवाब पर बस तिरछा मुस्कुरा देता है। कशिश तो सुधांशु की धमकी पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो कौन तुम? तुम्हारे औकात क्या है? सुधांशु कशिश की बात को इग्नोर करते हुए मृत्युंजय से बोला, मुझे और क्या करना है आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कशिश खुद की बात को इग्नोर होता हुआ देखकर मृत्युंजय से बोला, मृत्युंजय, क्या इन सब में तुम्हारा हाथ है? क्या तुम अपने साले से कहकर मेरी बहन को टारगेट कर रहे हो? मृत्युंजय कशिश की बात पर बोला,
इन सब में न ही मेरा हाथ है और न ही सुधांशु का। और सबसे ज़रूरी बात, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। कशिश मृत्युंजय की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्यों? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देने होंगे। अगर तुम्हारे सो कॉल्ड साले के कारण मेरी बहन रोई तो शायद तुम्हारी बहन। सुधांशु कशिश की बातों के बीच में काट कर बोला, एक्सक्यूज मी, ये जो कुछ भी आज हो रहा है ना, इन सबसे बड़े जिम्मेदार आप हो। और सबसे ज़रूरी, मीरा को कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। कशिश व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, चाहे कुछ भी हो, मीरा सारंग ने अपने लिए आशिक बड़ा वफादार चुना है। सुधांशु कशिश की बात पर बोला, क्या आपके खानदान की तरह होने चाहिए लड़के जो खुद की बीवी रहते हुए दूसरी औरतों की जिंदगी बर्बाद करते हैं? कशिश गुस्से से बोला, सुधांशु अवस्थी, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम बिना किसी एविडेंस के मेरे घर वाले को कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले होते कौन हो? सुधांशु कशिश की बात पर बोला, क्या आपको सच में नहीं पता है आपने चाचा जी की असलियत या जान कर भी अनजान बन रहे हैं? मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा हो सुधांशु के हाथ को पकड़ कशिश से बोला, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये कुछ भी कहता रहता है। कशिश मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, जो तमाशा आज तुम दोनों ने मिल के किया है ना, इसका खमियाजा तुम दोनों को भुगतना होगा। वादा है मेरा तुम दोनों से। इतना कहकर कशिश गुस्से में सुधांशु को घूरते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। कशिश के जाने के बाद मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, तुम्हारी जुबान बहुत कैंची की तरह चलती है। सुधांशु मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, आप सच में दिमाग से पैदल आदमी। सारा राशन पानी आप खत्म करो और बिल मेरे नाम का फाड़ दो। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम जरा अपनी जुबान और सोच पर लगाम रखा करो। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है और आपका बकलोल भाई जाकर दीदी को ये बात बताएगा और दीदी मेरी क्लास लेगी और कसम से अगर मुझे सुनने को मिला तो आपको बिना स्वाद लिए जाने दूंगा नहीं। आप भी तैयार रहना। इतना कहकर सुधांशु मृत्युंजय के केबिन से बाहर निकलता। मृत्युंजय इरिटेशन में उसे जाते हुए देखकर बोला, मुझे समझ नहीं आता इस लड़के को क्या कुछ काम दो और इस करके कुछ काम आता है। दोनों भाई बहन मुझे पागल कर देंगे। नहीं यार, महक अच्छी है, बस इसका भाई ही पागल खाने से भाग कर आया है। इतना सोचते हुए मृत्युंजय मुंह बनाने लगता है। इधर सुधांशु मृत्युंजय के केबिन से निकल कर बाहर आता है और लिफ्ट में चला जाता है। उसके साथ ही एक और लड़की भी अंदर चली आती है। सुधांशु उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने फ़ोन में यूनिवर्सिटी फॉर्म को चेक करने लगता है। फिर अपने क्लास ग्रुप में जाता है जिस पर आज के हुए कांड का अच्छी तरह से कंट्रोवर्सी चल रही थी। सुधांशु अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, सिट, जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है, मैं क्या करूं? मेरा ये पागल अड़ियल जीजा मुझे पागल कर देगा। किस जाल में फंस गया मैं? हे कान्हा, मुझे बचाओ यार। जो लड़की उससे साथ लिफ्ट में थे उसकी पागल वाली हरकतों को बस देख रही थी। तभी लिफ्ट 2-3 धक्कों के साथ रुक जाती है। सुधांशु को थोड़ा धक्का लगता है लेकिन वो नॉर्मल हो जाता है। सुधांशु अपने फ़ोन को ऊपर करते हुए खुद से बोला, अरे यार, जहाँ मेरा जीजा हो और मुसीबत मेरे गले न पड़े, ऐसा चमत्कार क्या कभी हो सकता है? कभी नहीं। मेरी जिंदगी का शनिचर है मेरा जीजा। इतना बुदबुदाते हुए सुधांशु नेटवर्क खोजने की कोशिश करता है लेकिन सुधांशु को नेटवर्क नहीं मिलता, जिससे इरिटेट होकर सुधांशु लिफ्ट के दरवाजे को मारते हुए कहता है, अरे यार, कोई है क्या बाहर? अंदर मैं फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। इतना कहकर सुधांशु चिल्लाने लगता है। वो लड़की बस सुधांशु को हर मूवमेंट को नोटिस करने लगती है। सुधांशु किसी की नज़र खुद पर महसूस कर पीछे से देखता है। उस लड़की को देखकर कहता है, क्या हुआ मिस, आप इतना साइलेंट क्यों हो? आप भी आवाज़ लगाओ। वो लड़की सुधांशु की बात पर बोली, मेरे पास फालतू टाइम नहीं होता है, बट अभी मेरे पास है। सुधांशु कंफ्यूज होकर बोला, किस चीज़ के लिए टाइम है? वो लड़की सुधांशु के करीब आकर बोली, तुम काफ़ी हैंडसम हो, मुझे बंद जगह में घुटन होती है तो मैं तुम्हारी बाहों में मरूंगी। सुधांशु उस लड़की की बात पर बोला, सस्ता नशा करके आई हो क्या? देखो मेरा दिमाग खराब है, तुम अपनी बकवास करके मेरे दिमाग और ख़राब मत करो वरना।
उस लड़के की सांस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सुधांशु उस लड़के की हालत पर घबराहट में उसके पास जा उसके हाथ को पकड़ कर बोला, आर यू ओके? वो लड़की सुधांशु के हाथ को कस कर पकड़ कर बोली, सॉरी, आई वॉज जस्ट डाइवर्टिंग माई माइंड। जल्दी दरवाज़ा खोलने को कहो। सुधांशु उस लड़की को ठीक से लिफ्ट में बैठाने के बाद दरवाजे को जोर जोर से मारते हुए बोला, अरे कोई दरवाज़ा खोलो, मर जाएगा इंसान तब खोलोगे क्या? तभी 2 झटकों के साथ लिफ्ट चलना शुरू हो जाता है। सुधांशु उस लड़की के पास जाकर बोला, आप ठीक हो ना? वो लड़की सुधांशु के बात पर अपना सिर हिला देती है और जैसे ही लिफ्ट खोलते हैं एक 25 साल का लड़का अपने हाथ में ढेर सारी फाइल लिए उस लड़की के पास आकर कहता है, आई एम सॉरी मैम। वो लड़की बिना किसी भाव के बोली, मुझसे सॉरी कहने पर कुछ नहीं होगा मिस्टर माथुर, आज मैं मरते मरते बची हूँ। सुधांशु कंफ्यूज भरी नज़रों से उस लड़की को एक नज़र देखने के बाद वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो लड़की कहती है, एक्सक्यूज़ मी। सुधांशु रुक कर उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, वो लड़की अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ आप। सुधांशु अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मैंने आपकी मदद कर दी, अब प्लीज़ मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब आपकी जान खतरे में नहीं है। उस लड़की के साथ खड़ा लड़का हैरानी से सुधांशु की तरफ देखने लगता है। वहीं वो लड़का सुधांशु की बात पर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, माय नेम इज़ ध्रुवी, नाइस टू मीट यू। सुधांशु एक नज़र ध्रुवी के हाथ और एक नज़र ध्रुवी को देखने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, जी नमस्ते, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ध्रुवी सुधांशु की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, मीट यू सून। सुधांशु ध्रुवी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। सुधांशु के जाने के बाद वो लड़का ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, मैम आप ये क्या कर रही थी? ध्रुवी तिरछी नज़र से उस लड़के को घूरते हुए बोली, टोनी, क्या मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा? टोनी ध्रुवी की बात पर जल्दी से बोला, नो। ध्रुवी अपने कदम आगे की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम मेरे जूनियर हो ना, बस वहीं बन के रहो, मुझसे सवाल मत करना, वरना कोई केस ठोक कर अंदर करवा दूंगे। इतना कहकर ध्रुवी आगे की तरफ चली जाती है। टोनी ध्रुवी को जाता हुआ देखकर मुंह बनाता है और खुद भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इधर वैष्णो मेंशन में राजीव को अपॉइंटमेंट फाइल लेने के लिए ऑफिस से घर आया था। राजीव जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है रिद्धिमा स्टूल पर चढ़ी कबर्ड के ऊपर टांगे एक बैग को निकाल रही थी। राजीव जल्दी से रिद्धिमा के पास जाकर बोला, आप ये क्या कर रही हो? रिद्धिमा अचानक राजीव के आने पर हैरान होकर बोली, मैं बैग निकाल रही थी ऊपर से, कोई परेशानी है क्या? राजीव रिद्धिमा का हाथ पकड़कर बोला, आप पहले नीचे उतरिए। रिद्धिमा राजीव के हाथ पकड़ने से थोड़ी झिझक जाती है, लेकिन स्टूल से नीचे उतर जाती है। राजीव स्टूल पर चढ़कर बोला, मुझे बताइए आपको कौन सा बैग चाहिए? रिद्धिमा राजीव की बात पर इशारा करते हुए बोली, रेड वाला। राजीव रेड वाला सूटकेस निकाल कर नीचे बिस्तर पर रखते हुए बोला, इसमें क्या है? काफ़ी भारी था। रिद्धिमा राजीव की बात पर बोली, मम्मा ने कुछ सामान भेजे थे, मैंने देखा नहीं था, बस उसी को देखने के लिए इस बैग को निकाल रही थी। राजीव रिद्धिमा की बात पर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, मैं कह रहा था कि आप इस तरीके से कुर्सी टेबल पर मत चढ़ा के, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो या तो मुझसे कह दिया कीजिए या फिर घर के किसी सर्वेंट से। रिद्धिमा कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन कुर्सी टेबल पर चढ़ने में क्या बुराई है? राजीव रिद्धिमा को देखते हुए बोला, चढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए ये सब मत किया कीजिए। रिद्धिमा राजीव के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मैं नहीं चढ़ूँगी। राजीव अपना सिर हिला फाइल का उठाकर बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या बाहर से कुछ चीज़ मंगाना हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। रिद्धिमा राजीव की बात पर बोली, और अगर घर में बैठकर मैं बोर हो जाऊँ तो? राजीव रिद्धिमा की बात पर बोला, मम्मी से बात कर लीजिएगा, वो आपको या तो किसी किटी पार्टी में लेके जाएगी या फिर कुछ नई टेक्निक सिखा देगी। रिद्धिमा कंफ्यूज होकर बोली, टेक्निक क्रिया? कैसे टेक्निक? राजीव कुछ कहता उससे पहले ही गजेंद्र जी अंदर आते हुए बोले, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप दोनों को? रिद्धिमा दुपट्टा अपने सिर पर रखते हुए बोले, जी नहीं पापा जी। गजेंद्र जी राजीव को घूरते हुए बोले, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। राजीव फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोला, फाइल लेने आया था, अब जा रहा हूँ वापस। गजेंद्र जी अपना सिर हिलाकर बोले, तो खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो दफा हो जाओ। रिद्धिमा हैरानी से गजेंद्र जी की तरफ देखते हुए मन में बोली, पापा जी इन्हें इनके कमरे से ही बाहर निकाल रहे हैं। वाओ, इतना सोचते हुए रिद्धिमा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जा। राजीव एक नज़र रिद्धिमा पर डालने के बाद गजेंद्र जी से बोला, डैडी ये मेरा कमरा है और मैं आपके रिटायरमेंट का आखिरी साल है, तो जाकर अपने कोर्ट पर ध्यान दीजिए ना। गजेंद्र जी राजीव की बात पर बोले, मैं क्यों ध्यान देने लगा, मेरे पास एक बेटी आ गई है जिसके साथ मुझे अब खेलना कूदना है, तुम जाओ ना यहाँ से। राजीव मुंह बनाते हुए बोला, सभी मेरे शौतन बने खड़े हैं। इतना कहकर राजीव मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। गजेंद्र जी उसे इस तरीके से बड़बड़ाता हुआ देखकर बोले, तुम इधर आओ, क्या कह रहे हो, कह कर जा रहे हो, रुको। लेकिन राजीव बिना उनकी बात पर तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो। गजेंद्र जी मुंह बनाते हुए बोले, ये लड़का दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, अब तो शादी भी हो गई, कम से कम अब तो सुधर जाए। लेकिन कहाँ। रिद्धिमा गजेंद्र जी की तरफ देख रही थी। गजेंद्र जी रिद्धिमा की नज़र को खुद पर महसूस करके बोले, अरे बेटा मैं तुम्हें कैरम खेलने के लिए बुलाने आया था, तुम मेरे साथ खेलोगे। रिद्धिमा गजेंद्र जी के बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है पापा जी, चलिए खेलते हैं। गजेंद्र जी अपना सिर हिलाते और रिद्धिमा के साथ कमरे से बाहर चले जाते हैं। इधर शाम के 7 बजे मित्तल मेंशन में नित्या का कोई अता पता नहीं था। कॉलेज से निकलने के बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई थी। इंद्र मित्तल रागिनी के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, जिस कारण घर में सिर्फ नित्या, मीरा और कशिश थे। कशिश सारंग इंडस्ट्रीज के निकलकर सीधा अपने ऑफिस चला गया था, ताकि गलती से भी वो अपना गुस्सा मीरा पर ना उतारे। कशिश घर आता है, उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है, जो कि परेशान से मेन हॉल में टहल रही थी। मीरा कशिश को घर आया देख जल्दी से उसके पास जाकर बोली, आप कहाँ थे, मैंने आपको कितना कॉल किया। नित्या घर नहीं आई है, मैंने उसके फ्रेंड्स को कॉल किया, उन लोगों ने कहा कि नित्या कॉलेज से निकल चुकी है। मीरा की बात सुनकर कशिश का चेहरा काला पड़ जाता है। अब उसे नित्या के लिए डर लग रहा था। कशिश को चुप देखकर मीरा बोली, क्या सोच रहे हो आप, जाकर मीरा को लाइए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।